नमस्कार, अमर उजाला .com पर आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं आदर्श झा। देश के पूर्व प्रधानमंत्री और अर्थशास्त्री डॉक्टर मनमोहन सिंह का गुरुवार को निधन हो गया था। दिल्ली के एम्स में अंतिम सांसें उन्होंने ली। उसके बाद से पूरा देश उनको श्रद्धांजलि दे रहा है, नमन कर रहा है, अपने अपने तरीके से उनके योगदान को याद कर रहा है। आर्थिक उदारीकरण के तौर के लिए जो उनके द्वारा उठाए गए कदम थे, उसकी चर्चा हर ओर हो रही है। और मनमोहन सिंह के 10 साल के कार्यकाल में बहुत सारे फैसले उन्होंने ऐसे लिए जब वो पूरी पार्टी से अलग खड़े नजर आए और एक मजबूत नेता के तौर पर खड़े नजर आए। वो भी तब जब विपक्ष लगातार उन पर कुछ ना बोलने का आरोप भी लगाता रहा। इस तरह की भी बातें पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर सिंह के बारे में कही जाती रही, लेकिन उसके बावजूद वो अपना काम करते रहे, अपने काम में लगे रहे, जो उनका विजन था उसको आगे बढ़ाने की कोशिश करते रहे। 92 साल की उम्र में उनका निधन हुआ, सभी उनको याद कर रहे हैं। लेकिन अब एक बार फिर मांग उठने लगी है डॉक्टर सिंह को भारत रत्न देने की। आम आदमी पार्टी के नेता संजय सिंह की तरफ से यह मांग उठाई गई है। कांग्रेस के भी तमाम नेता इस पर, हालांकि अभी औपचारिक तौर पर कोई बयान नहीं आया, लेकिन कई बार इस तरह की बातें हो चुकी हैं। लेकिन आपको मैं बता दूं, ये चर्चा हम इसलिए कर रहे हैं, डॉक्टर सिंह के पूरे कार्यकाल की बात, उनके पूरे जीवन की बात तो हम करेंगे, लेकिन डॉक्टर सिंह को भारत रत्न देने की कोशिश एक बार पहले भी हुई थी। जी हाँ, 2013 में। और उसको लेकर बातचीत करने का बीड़ा उठाया था उस वक्त कांग्रेस के सबसे वरिष्ठ नेता और देश के राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी ने। उन्होंने इस पर पहल शुरू की थी, लेकिन बाद में ये बात ठंडे बस्ते में चली गई और उसके बाद इस पर कोई चर्चा नहीं हुई। लेकिन एक बार फिर ये मांग आम आदमी पार्टी की तरफ से उठाई गई है। देखिए, सियासी दल है, राजनेता है, अपने अपने हिसाब से बातें कहते हैं, लेकिन मनमोहन सिंह के कार्यकाल को, उनके योगदान को अगर देखें तो गैर वाजिब कहीं से भी ये मांग नहीं लगती है। अब इस पर आगे क्या होगा वो तो देखने वाली बात है, लेकिन ये मांग जो उठी है और उसके पीछे की पहले की भी कहानी है, उस वक्त क्या हुआ था और मनमोहन सिंह के कार्यकाल को कैसे देखें, खास करके जिस तरीके का आर्थिक उदारीकरण वो देश में लेकर आए 1992 में, और उसके बाद जब वो प्रधानमंत्री बने कितना बदलाव उस दौर में भी हुआ, ये जानना समझना बहुत जरूरी हो जाता है। और इस पर बात करने के लिए वरिष्ठ पत्रकार विनोद अग्निहोत्री जी हमारे साथ जुड़ गए हैं। सर, बहुत स्वागत है आपका अमर उजाला .com पर। देखिए, डॉक्टर सिंह के निधन के बाद लगातार हम सब उनको याद कर रहे हैं। आप लोगों ने देश की राजनीति को बहुत करीब से कवर किया है, दशा दिशा बदलते हुए, राजनीति को करवट बदलते हुए आप लोगों ने देखा है। मनमोहन सिंह जी का 10 साल का कार्यकाल, चाहे प्रधानमंत्री के तौर पर रहा हो या वित्त मंत्री के तौर पर उनका कार्यकाल रहा हो, बहुत करीब से आपने देखा है। मैं इससे सबसे पहले ये समझना चाहूंगा, अब संजय सिंह ये सवाल बात कर रहे हैं कि भारत रत्न दिया जाना चाहिए पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर सिंह को। पहले शर्मिष्ठा मुखर्जी की किताब के रेफरेंस के हिसाब से देखें तो 30 अक्टूबर 2013 में खुद प्रणब दा की डायरी में भी मेंशन है कि उन्होंने इस बारे में बात करने की कोशिश की थी, आगे बात बढ़ाने की चर्चा की थी, लेकिन वो बात हो नहीं पाई थी। आज के दौर में और उस दौर की कोशिश में क्या अंतर नजर आता है? आज तो खैर बात हो रही है। अब जिस तरीके से खुद पीएम मोदी बार बार मनमोहन सिंह जी को लेकर तमाम बातें कहते रहे हैं और कल भी उन्होंने जिस तरीके से याद किया, आगे क्या होगा वो तो एक अलग बहस है, लेकिन पहले क्यों नहीं हो पाया सर ये? देखिए, 2013 में मनमोहन सिंह जी खुद प्रधानमंत्री थे जब प्रणब मुखर्जी राष्ट्रपति थे। अगर उस वक्त उनको भारत रत्न मिलता तो लगभग वैसे ही होता जैसा नेहरू जी को मिला था राजेंद्र प्रसाद जी के जमाने में। हालांकि नेहरू जी के लिए सबसे ज्यादा सिफारिश, सबसे ज्यादा संस्कृति राजेंद्र प्रसाद जी ने खुद की थी, लेकिन आज भी ये कहा जाता है नेहरू जी ने खुद अपनी सरकार में भारत रत्न दिलवा लिया। अगर मनमोहन सिंह जी को प्रणब मुखर्जी के कहने पर या उनकी संस्तुति पर, उनकी सिफारिश पर भारत रत्न मिलता, क्योंकि राष्ट्रपति के द्वारा दिया जाना था, तो भी हमेशा यही कहा जाता कि मनमोहन सिंह ने सत्ता में रहते हुए नेहरू जी की तरह खुद को भारत रत्न दिलवा लिया। आज अगर भारत रत्न मिलता है, हालांकि मरणोपरांत है, उनको पहले मिल जाना चाहिए था, जीवित रहते वक्त, तो ये कहा जाएगा कि वाकई देश ने, देश की सरकार ने, जो कि गैर कांग्रेस सरकार है, बीजेपी सरकार है, उसने उनके काम का, कृतित्व का, व्यक्तित्व का, उनके योगदान का सम्मान करते हुए उनको सम्मान प्रदान किया। और जो मौजूदा मोदी सरकार है उसने इसके पहले प्रणब मुखर्जी को भारत रत्न दिया है, चौधरी चरण सिंह को दिया है, कर्पूरी ठाकुर को दिया है। ये वो राजनेता है जो बीजेपी से, जिनका कोई लेना देना नहीं रहा, बल्कि कई बार बीजेपी के विरोध की राजनीति भी की इन्होंने, और उनको भारत रत्न दिया उनके कृतित्व, व्यक्तित्व का सम्मान करते हुए और योगदान का। तो अगर मनमोहन सिंह जी को भी भारत रत्न दिया जाता है इस सरकार के द्वारा, तो निश्चित रूप से यही माना जाएगा मनमोहन सिंह के कृतित्व, व्यक्तित्व और योगदान का सम्मान किया है इस सरकार ने, और इस सरकार के लिए एक सकारात्मक संदेश भी जाएगा कि भाई दलगत राजनीति से ऊपर उठ करके कैसे प्रधानमंत्री को, पूर्व प्रधानमंत्री को भारत रत्न दिया उन्होंने, जो जिनका योगदान पूरा देश मानता है। लेकिन विडंबना देखिए आदर्श जी, राजनीति की विडंबना है कि जिस बीजेपी ने मनमोहन सिंह की सरकार को लेम डक गवर्नमेंट कहा, सब पॉलिसी पैरालिसिस कहा, सबसे ज्यादा उसके खिलाफ आरोप लगाए, और जिस आम आदमी पार्टी के नेताओं ने जब अन्ना आंदोलन कर रहे थे वो, और बाद में भी उन्होंने यहां तक कहा कि सबसे ज्यादा
लूट मनमोहन सिंह और राहुल गांधी ने 10 साल में जितनी की उतनी 200 साल में अंग्रेजों ने भी नहीं की थी। इस तरह के बयान उस समय दिए गए थे। आज वही आम आदमी पार्टी के नेता भारत रत्न की मांग कर रहे हैं, और अगर ये सरकार देती है तो सरकार के सकारात्मक संदेश जाएगा, लेकिन ये भी माना जाएगा कि तब आप क्या कह रहे थे, आज क्या कर रहे हैं। खैर, लेकिन नहीं, तो ये जो बात राजनीति आप कह रहे हैं, बस की एक छोटी सी बात जोड़ दूं, सोशल मीडिया पर आप जिनका जिक्र कर रहे हैं संजय सिंह का, उनके वो अन्ना आंदोलन के दौरान वो मंच से जो हिसाब मांग रहे थे मनमोहन सिंह जी से, वो बाइटें, वो भाषण वायरल हो रहा है, और जो आज मांग कर रहे हैं वो वायरल हो रहा है, दोनों एक साथ वायरल किया जा रहा है। नहीं, एक अरविंद केजरीवाल का भाषण भी वायरल हो रहा है, वो भी सोशल मीडिया पर है। और अभी बीजेपी अगर इस तरह की बात कर, कोई मांग आती है बीजेपी की तरफ से, तो हो सकता है उस समय मोदी जी के और बीजेपी के तमाम नेताओं के भाषण भी वायरल शुरू हो जाएं, जो उस समय दिए गए थे राजनीतिक रूप से। भाई मनमोहन कहना, प्रधानमंत्री की उम्र और रुपए की गिरावट का जो है वे कंपटीशन होना, ये सारे भाषण भी वायरल किए जा सकते हैं, ये सब पब्लिक डोमेन में है। लेकिन खाली इन्होंने मांग नहीं की है। आज अश्विनी कुमार, जो मनमोहन सिंह की सरकार में मंत्री थे, कानून मंत्री थे, और जिनको महज इसलिए इस्तीफा देने के लिए मजबूर होना पड़ा था मीडिया के दबाव में और विपक्ष के दबाव में, कि उन्होंने तत्कालीन सीबीआई डायरेक्टर रणजीत सिन्हा को बुला करके उनसे वो एफिडेविट जांचा था, जो वो सुप्रीम कोर्ट में 2G के मामले में देने जा रहे थे, जो कि अधिकार था कानून मंत्री का, क्योंकि सीबीआई गवर्नमेंट की एजेंसी है, और जो भी एफिडेविट जाता सीबीआई का, वो सरकार का ही माना जाता पक्ष, तो इसलिए उनको अधिकार था देखने का। लेकिन इतना ज्यादा ह्यूमन ट्राई हुआ उस समय कि अश्विनी कुमार जी को इस्तीफा देना पड़ा। मनमोहन सिंह जी ने उसे इस्तीफा लिया बुला करके। आज उन अश्विनी कुमार जी ने भी बात करते हुए मीडिया से कहा है कि प्रधानमंत्री रहे मनमोहन सिंह जी को 10 साल का जिनका योगदान है, उनको भारत रत्न दिया जाना चाहिए। तो भारत रत्न की मांग अब उठने लगी है मनमोहन सिंह जी को देने की। आम आदमी पार्टी ने भी उठाई है, अश्विनी कुमार जी ने भी उठाई है, हो सकता है अखिलेश यादव भी उठा दें, या लालू प्रसाद यादव उठा दें, कोई और नेता उठा दे, हो सकता है कांग्रेस के, अश्विनी कुमार तो कांग्रेस में ही थे, अभी कुछ दिनों से कांग्रेस में लेकिन सक्रिय नहीं है। कांग्रेस के वरिष्ठ नेताओं की तरफ से इस तरह की कोई मांग नहीं उठी है अभी तक, क्या उठ सकती है? क्योंकि बहुत, मैं इसलिए सवाल पूछ रहा हूं क्योंकि जब उनका कार्यकाल था उस दौर में बहुत सारी बातें होती थी आला कमान और मनमोहन सिंह के बीच, किस तरीके का गैप है जो ब्रिज नहीं हो पा रहा है, खटास है, मनमोहन सिंह अपने हिसाब से चल रहे हैं, मैं उस लिहाज से समझना चाह रहा हूँ। देखिए, एक तो मैं आपको एक बात बता दूं कि 10 साल मनमोहन सिंह और सोनिया गांधी ने जो सरकार चलाई है यूपीए की, वो बहुत ही संतुलन और संवाद से चलाई है। ये प्रचार जरूर किया गया कि मनमोहन सिंह में जो है रबर स्टैंप है और सोनिया गांधी को काम नहीं करने दे रही हैं, लेकिन ये बिल्कुल निराधार बातें हैं। दोनों के बीच में जबरदस्त कार्य विभाजन था। संगठन और नीतियों के मामले में सोनिया गांधी और उनकी एनएसी जो है सुझाव देती थी, और सरकार कैसे चलेगी वो कई ऐसे मामले ऐसे हैं जिन पर सोनिया गांधी सहमत नहीं थी, लेकिन मनमोहन सिंह जी ने वो फैसले लिए और सोनिया जी को राजी किया। न्यूक्लियर डील सबसे बड़ा इसका उदाहरण है, जिसमें शुरुआत में सोनिया गांधी सहमत नहीं थी, क्योंकि वामपंथी नेताओं के प्रभाव में थी वो। मनमोहन सिंह ने उनको कन्विंस किया और तैयार किया इसके लिए। इसके अलावा कई ऐसे मामले हैं, एक एनआरआई यानी आदिवासी भारतीय, उनको सम्मानित करने का मामला था, उनको पद्म पुरस्कार से सम्मानित किया गया। उनके पक्ष में सोनिया जी नहीं थी, लेकिन मनमोहन सिंह ने उनको कन्विंस किया और पद्म पुरस्कार मिला। एक और प्रेसिडेंशियल नॉमिनेशन जो राज्यसभा में होता है, उसमें सोनिया जी किसी और को चाहती थी, मनमोहन सिंह जी ने किसी और का नाम प्रपोज किया और सोनिया जी मानी उस बात को। तो दोनों के बीच में केमिस्ट्री थी। बहुत लोग, जो तमाम विविध संतोषी किस्म के लोग हैं, उन्होंने कोशिश की दोनों के बीच में मतभेद पैदा करने की, और बहुत लोग इस उम्मीद में 10 साल परेशान रहे कि कब इनके बीच में झगड़ा होगा और कब मनमोहन सिंह नरसिम्हा राव की तरह आंखें दिखाएंगे सोनिया गांधी को। लेकिन न मनमोहन सिंह ने आंखें दिखाई और न सोनिया जी ने कोई ऐसा सार्वजनिक रूप से कोई बयान दिया जिससे लगे कि उनके बीच में कोई केमिस्ट्री है। और 2009 में जब कांग्रेस अपना मैनिफेस्टो डिक्लेयर कर रही थी, मैं उसमें मौजूद था एआईसीसी में, सोनिया गांधी ने मनमोहन सिंह का हाथ पकड़ के कहा था, हमारे प्रधानमंत्री के उम्मीदवार मनमोहन सिंह जी हैं। तो वो उनके बीच में केमिस्ट्री थी और इसीलिए 10 साल यूपीए सरकार चली। अब देखिए, मतभेद तो घर में हो जाते हैं, भाई भाई में, पति पत्नी में, पिता पुत्र में हो जाते हैं, और कई बार उनके बीच में भी मतभेद मुद्दों को लेकर रहे हैं, ऐसा नहीं मतभेद नहीं थे, एकदम एक तरह से कोई, लेकिन वो उनको बैठ करके सुलझा लिया करते थे। एक कम्युनिकेशन का सिस्टम था और उसी सिस्टम के तहत वो सरकार चली। आखिरी दिनों में जब राहुल गांधी ज्यादा
वो सक्रिय हो गए थे, तब एक घटना हुई थी जिसमें वो उन्होंने अध्यादेश फाड़ा था अपनी सरकार का, जो दागी नेताओं को लेकर के था, आपराधिक मामलों को लेके। उसमें वो एक जरूर हर कार्य ऐसा था जो उचित नहीं था, और उससे मनमोहन सिंह जी आहत हुए थे। वो अमेरिका में थे प्रधानमंत्री, और यहाँ राहुल गांधी ने जो है प्रेस कॉन्फ्रेंस में, प्रेस क्लब में आकर के उसको फाड़ दिया था, और पता नहीं इनको किसने ये सलाह दी, किसने समझाया कि इसका क्या असर पड़ेगा, लेकिन उससे प्रधानमंत्री तत्कालीन मनमोहन सिंह जी आहत हुए थे। लेकिन उन्होंने संयम बरता, और उसके बाद सोनिया जी उनके बीच बातचीत हुई, वो लौट के आए, उन्होंने कोई बयान नहीं दिया, ना इस पर उन्होंने किसी तरह की प्रतिक्रिया दी, और बाद में मामला फिर शांत हो गया। आज तो राहुल गांधी भी उनको बता रहे हैं कि मेरे मार्गदर्शक थे, मैंने अपना मार्गदर्शक खो दिया है, और बाद में राहुल गांधी लगातार उनसे सलाह लेते रहे, जाते रहे। तो ये सब चीजें थी। रही बात भारत की, तो मैंने आपको कहा कि अगर मनमोहन सिंह को उससे भारत दे देती सरकार, जो कि उन्हीं की सरकार थी, तो वही बात हमेशा कही जाती जो नेहरू जी के बारे में कही जाती है। जबकि सच्चाई ये है कि नेहरू जी को भारत रत्न का सबसे ज्यादा प्रस्ताव जो है राजेंद्र प्रसाद जी ने खुद किया था, और उन्होंने इसके लिए बाकायदा पुट डाउन किया था कि नहीं, नेहरू जी को मिलना चाहिए, उनके योगदान को देखते हुए। अगर उसी तरह मनमोहन सिंह को मिलता तो ये आज तक नेहरू जी उस पर ये आरोप लगता है कि उन्होंने अपने ले लिया भारत रत्न, और ये फिर मनमोहन सिंह पर भी जाता। अब अगर भारत रत्न मिलता है उनको, तो निश्चित रूप से वो उनको योगदान को रिकॉग्निशन होगा, मान्यता होगी, और मैं तो कहता हूँ पूरी तरह से हकदार है भारत रत्न। नरसिम्हा राव जी को दिया है, भारत जी इसी सरकार ने दिया है, तो मनमोहन सिंह जी को भी मिलने में क्या दिक्कत है, कोई मिलना चाहिए। नहीं, बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप, लेकिन देखिए मैं एक चीज समझना चाहूंगा, क्योंकि बड़ा लंबा अनुभव रहा है आप लोगों का, और सत्ता में कौन से लोग आते हैं, किस तरीके के फैसले करते हैं, बहुत करीब से आप लोगों ने देखा है इस देश में। 10 साल डॉक्टर सिंह के और अभी की सरकार के कार्यकाल को देखें, डॉक्टर सिंह का जिस तरीके से वो अपने काम को आगे बढ़ाते थे, या उनको लेकर जो तमाम बातें होती थी, और जिस सॉफ्ट तरीके से वो अपनी बात रखते थे, पहले तो जरा उसके बारे में बताइए, उनके बारे में कुछ याद हो आप लोगों की, क्योंकि बहुत सारी विदेश यात्राओं पर भी वो आप लोगों को अपने साथ लेकर जाते थे अलग अलग जगहों पर, उसको लेकर अगर कुछ यादगार हो आपकी। देखिए, वो अब तक के आखिरी प्रधानमंत्री थे जो पत्रकारों को अपने साथ ले जाते थे, जो पत्रकारों से नियमित वार्ता करते थे, जो साल में कम से कम एक बार तो एक बड़ी प्रेस कॉन्फ्रेंस करते थे, जो अपनी सरकार का हर साल रिपोर्ट कार्ड जारी करते थे मीडिया के बीच में। और इन सब में मैं चूंकि उस वक्त पॉलिटिकल एडिटर था एक अखबार का, तो मैं कवर करता था, मैंने उनके साथ जो है यात्राएं भी की है, तो वो मीडिया से बचते कभी नहीं थे। पार्लियामेंट के अंदर हम लोग जब वो निकलते थे पीएम वाले कमरे से, कक्ष से, तो हम सब लोग उनको वहीं घेर लेते थे, वो रुक जाते थे, वहीं बात करते थे। जो ठीक है, उनका शैली उनकी थोड़ी धीमे बोलते थे, कम बोलते थे, बहुत टू दी पॉइंट बात करते थे, बहुत ज्यादा उसमें राजनीतिक तर्क वितर्क नहीं होते थे, बिल्कुल आंकड़ों की बात करते थे, तो वो लेकिन करते थे बात। हम विदेश यात्राओं पर जब जाते थे उनके साथ, जब भी गए, तो वो जाते वक्त भी बोर्ड में ऑन बोर्ड जो है सबके साथ बैठ करके बात करते थे, सबसे पर्सनली मिलते थे, सबका हालचाल पूछते थे। उसके बाद वापसी में भी वो बात करते थे, पूछते थे कैसा रहा, क्या कोई दिक्कत तो नहीं हुई, कोई तकलीफ तो नहीं हुई, फिर वो अपनी जो विदेश यात्रा के उपलब्धियां थी उनके बारे में बात करते थे। तो ये एक नियमित उनका था। आप सोचिए कि जनवरी 2014 में जब उनकी सरकार जाने वाली थी, यानी चुनाव होने वाले थे, और उनकी सरकार तमाम तरह के आरोपों के बोझ से घिरी हुई थी, 2G 3G, वो कोल जी, कॉमनवेल्थ, बड़े बड़े घोटालों को लेके पूरा मीडिया, सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणियां और विपक्ष का हमला, तब भी मनमोहन सिंह ने प्रेस से कभी अपने को किनारे नहीं किया। उन्होंने उस समय भी प्रेस कॉन्फ्रेंस की। अब वो मशहूर वाक्य उनका जो आज सब जगह दिखाया जा रहा है कि हिस्ट्री विल काइंडली जज मी देन मीडिया, तो वो उसी प्रेस कॉन्फ्रेंस में था उनसे नहीं, एक वो भी एक हजारों जवाबों से अच्छी मेरी खामोशी है, वो भी बहुत आज तक लोग याद करते हैं। वो भी वो याद करते हैं पार्लियामेंट के अंदर। वो देखिए अभी वो चल रहा है जो शायरी, शेर व शायरी नहीं, देखिए आपने जिक्र किया, मैं एक बार सुनवा भी देता हूं, मैं उसी पर लेकर आना चाहता था आपको, एक बार सुनवा देता हूं मनमोहन सिंह जी किस तरीके से पार्लियामेंट में जब गर्मा गर्मी हो जाती थी तो कैसे मीठे शब्दों में उस पूरे माहौल को हल्का कर देते थे, और कई बार विपक्ष को भी मेजे थपथपाने के लिए मजबूर कर देते थे। एक बार सुनवाते हैं उनकी वो पार्लियामेंट के अंदर, लोकसभा के अंदर कही गई शायरी। आना के तेरी दीद के काबिल नहीं हूं मैं, माना
कि तेरी दीद के काबिल नहीं हूँ मैं, तू मेरा शौक तो देख, मेरा इंतज़ार देख। तो देखिए, मनमोहन सिंह जी को आप सुन रहे थे, लोकसभा के अंदर उन्होंने ये शायरी कही थी और पूरा विपक्ष आप देख रहे हैं, एक वो भी माहौल हमने देखा सर, बहुत करीब से आप लोगों ने देखा है कि नोक-झोंक हो रही है, उसमें उन्होंने एक शायरी कही और उसके बाद सारा पक्ष हो, विपक्ष हो, सब बिल्कुल एक अंदाज में ही खिलखिला रहा है या मेज थपथपा रहा है। वो भी दौर देखा जिसका आप जिक्र कर रहे थे। आदर्श, ये तो जो क्लिप है तो खूब चल रही है कल से सोशल मीडिया पर, लेकिन एक क्लिप और है जो कहीं से अगर आप आर्काइव से निकाल सके, उसमें मनमोहन सिंह जी का दूसरा रूप है। उसमें वो मनमोहन सिंह एक आक्रामक मुद्रा में बात कर रहे हैं और वो है जब उनकी सरकार के खिलाफ विश्वास प्रस्ताव आया और जब उसका जवाब दे रहे थे, तो आखिर में उन्होंने जब उसको कंक्लूड किया है तो बड़े जोश के साथ उन्होंने, मतलब चूंकि उन पर आरोप लगे थे उनकी सरकार के ऊपर तमाम तरह के, उन्होंने कहा गुरु गोविंद सिंह की जो वो का जो भजन है, जो गीत है, जो अक्सर पंजाबी में लोग गाते हैं कि शुभ कर्मन ते कबहू न डरो और जाए लड़ो मैं जूझ मरो, वो उन्होंने उस वक्त दे शिवा पर मोहे जो है वो उन्होंने बड़े जोश के साथ कहा कि मैं तो वो हूँ, सिख हूँ कि जो कभी भी शुभ कर्मों से कभी नहीं डरता और भले के लिए मैं जूझना पसंद करता हूँ। जो गुरु गोविंद सिंह का बड़ा मशहूर गीत है, वो पंजाबी में है, पंजाबी में, और उन्होंने कहा वो भी एक उनका अलग रूप था जिसमें वो विपक्ष को करारा जवाब भी दे रहे थे उनके तमाम आरोपों का। वो पता नहीं वो किसी ने क्यों नहीं चलाया, मैं तो उस समय भी हाउस में था वो हुआ है, उन्होंने, हम लोग तो गैलरी में थे, हम देख रहे थे, तो उनके तमाम सारे चीजें हैं, उनकी यादें, उनके बहुत किस्से हैं। मैं आपको एक दो किस्से साझा करता हूँ। जब वो प्रधानमंत्री बने 2005 में डायरेक्टर आईबी की नियुक्ति होनी थी, जो बहुत महत्वपूर्ण पोस्ट होती है पूरे पुलिस सर्विसेज में, डीआईबी सबसे सीनियर मोस्ट अधिकारी होते हैं। उन्होंने किसको नियुक्त किया मालूम है आपको? उन्होंने नियुक्त किया उन सज्जन को जो आज देश के एनएसए हैं, डोभाल साहब, उनको डीआईबी। क्यों? मेरिट पर। जबकि डोभाल साहब उस वक्त तक उनकी जो नजदीकी थी अडवाणी जी से और बीजेपी के नेताओं से, एक संबंधों की, वो सब जग जाहिर थी, लेकिन उन्होंने कहा नहीं, ये तो किसी के निजी रिश्ते कहीं भी हो सकते हैं, लेकिन उनके अंदर योग्यता है, क्षमता है, सीनियरिटी में है, वो मेरिट है, इसलिए उनको मैं बनाऊंगा। वो बनाया उन्होंने। तो उन्होंने एनडीए सरकार के तमाम अधिकारी जो अच्छे अच्छे पदों पर थे, उनको किसी को उन्होंने डिस्टर्ब नहीं किया, और अगर बदला भी तो उनको दूसरी जिम्मेदारियां दी। आप देखिए नृपेंद्र मिश्रा जी वाजपेयी जी की सरकार में बड़े महत्वपूर्ण पदों पर रहे, ट्राई के चेयरमैन मनमोहन सिंह जी की सरकार में बने और बहुत महत्वपूर्ण पद पर रहे। इसके अलावा आपको मैं बताता हूँ, अजय प्रसाद जी थे, अडवाणी जी के ओएसडी थे, बाद में डिफेंस सेक्रेटरी रहे, लेकिन बाद में मनमोहन सिंह ने उनको सिविल एविएशन के सेक्रेटरी बनाया। ऐसे कई अफसर थे जो जिनको उन्होंने कहा कि अच्छे अफसर है, काबिल अफसर है, काम कर रहे हैं, तो इनको मैं क्यों डिस्टर्ब करूँ। आज ये चीज कहीं दिखाई पड़ती है? आज तो राज्यों में मुख्यमंत्री बदलते ही जो है पूरी की पूरी ब्यूरोक्रेसी बदल जाती है ऊपर से नीचे तक। जी, लोग बता देते हैं फला अफसर आएगा, फला जाएगा, क्योंकि जो आइडेंटिफिकेशन है ये, तो ये इस तरह की चीजें थी। एक और घटना मैं आपको बताता हूँ। एक अधिकारी थे, वो सेक्रेटरी थे एक मिनिस्ट्री में, उस मंत्रालय के मंत्री के साथ उनकी पट नहीं रही थी, क्योंकि मंत्री जी कुछ उटपटांग काम कराना चाहते थे, सचिव साहब उसको मना कर रहे थे। वो नहीं चाहते थे कि ये गैर कानूनी काम किए जाएं, तो इसलिए उन्होंने कई जगह उनकी एडवर्स नोट लिखे फाइल में। मंत्री जी नाराज हो गए, और मंत्री जी इतने नाराज हुए कि उन्होंने प्रधानमंत्री से कहा कि इनको हटा दीजिए। प्रधानमंत्री जी ने उस पर कोई जवाब नहीं दिया, क्योंकि प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह जानते थे कि अधिकारी योग्य है, ईमानदार है, कर्मठ है, और ये फैसला कर रहे हैं। लेकिन वो अधिकारी जो, वो मंत्री नाराज होकर रूठ के अपने गृह नगर चले गए और बैठ गए, और वो घटक दल के ही थे। उन्होंने कहा कि मैं तब तक नहीं आऊंगा जब तक कि ये सचिव का तबादला नहीं हो जाता। और उस घटक दल की अच्छी खासी संख्या की यूपीए सरकार, गठबंधन की सरकार थी। मनमोहन सिंह ने वो अधिकारी को बुलाया और बुला के उनसे बात की, कहा कि आई नो यू आर ए वेरी इंटेलिजेंट एंड डिग्निफाइड ऑफिसर, लेकिन मेरे सामने मजबूरी ये हो गई है कि एक बहुत इंपॉर्टेंट हमारे एलआई में उनका प्रेशर है, तो मैं आपको बदलना तो नहीं चाहता हूं, लेकिन बदलना पड़ेगा। लेकिन मैं आपको
ज्यादा महत्वपूर्ण जिम्मेदारी दी। आप कहाँ जाना चाहते हैं बताइए, आप अपनी चॉइस बताइए, हम आपको भेजेंगे। तो उन अधिकारी ने कहा नहीं साहब, मेरी कोई चॉइस नहीं है, मैं जैसे यहाँ काम कर रहा हूँ, जहां आप मुझे मेरे लायक समझे आप मुझे भेज दो। उन्होंने उनको उससे बेहतर मंत्रालय में भेजा, और उसके बाद जब वो रिटायर हुए तो उनको एक बड़े उसका महत्वपूर्ण जिम्मेदारी दी संवैधानिक पद पर। तो मतलब इस तरह के फैसले वो मनमोहन सिंह के समय हुए हैं। जी। और जो ये बात होती है, कई बार ऐसा हुआ कि एक आदमी ने लिखा भी है अपने उसमें कि सीबीआई डायरेक्टर की नियुक्ति का मसला था, और उसमें मनमोहन सिंह जी किसी नाम को लगभग फाइनल कर चुके थे। तब तक सोनिया जी के यहाँ कुछ लोग गए, उन्होंने दूसरे अधिकारी के लिए जोड़ डाला, उस पर कुछ सोनिया जी ने बात की, फिर दोनों के बीच बैठ के बातचीत हुई, और तय ये हुआ कि वरिष्ठता में जो अधिकारी हो उसको किया जाए, पैनल में जो सबसे सीनियर मोस्ट हो, और सीनियर मोस्ट को कर दिया गया। तो मतलब बहुत सारी अंदर की बातें ऐसी हैं जो बाहर नहीं आती हैं या लोगों को पता नहीं, जी। लेकिन सुनी सुनाई कहानियों पर लोगों ने जो है एक छवि बना दी मनमोहन सिंह की या सोनिया गांधी की, और ये कह दिया कि साहब वो तो रबर स्टैम्प थे, वो फलाना था। अरे भाई, अगर मिलजुल के चलना है तो रबर स्टैम्प क्या होता है? क्या वो मोर्चाबंदी कर लेते सोनिया गांधी से? और इसीलिए 2009 का जब चुनाव हुआ तो कांग्रेस की जो 206 सीटें आई उसमें मनमोहन सिंह जी के नाम की भी सीटें थी। जी। क्योंकि न्यूक्लियर डील से पूरा अर्बन आपका शहरी क्षेत्रों में कांग्रेस को बहुत जबरदस्त समर्थन मिला था, और मनरेगा और लोन वेवर इससे देहातों में समर्थन मिला था, इसकी वजह से तो वो दोनों का योगदान था। 2004 में मनमोहन सिंह अपॉइंटेड प्राइम मिनिस्टर थे, लेकिन 2009 में वो इलेक्टेड प्राइम मिनिस्टर थे, क्योंकि उनके नाम पर वोट मांगा गया था। नहीं, ये बड़ी महत्वपूर्ण बात आप कह रहे हैं। एक आखिरी सवाल मैं आपसे, क्योंकि मैं पीएम मोदी ने कल जो ट्वीट बाकायदा सोशल मीडिया पर पोस्ट डाला, उसके बाद आज वो सुबह श्रद्धांजलि देने भी गए, और पहले भी कई मौकों पर मैंने गौर किया है कि जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपने भाषणों के दौरान भी मनमोहन सिंह जी के कार्यकाल का जिक्र करते रहे हैं, तो ठीक है, पार्टी के तौर पर भले पक्ष विपक्ष के तौर पर आरोप प्रत्यारोप हो, लेकिन जब बात मनमोहन सिंह की होती है तो मुझे वो तस्वीरें भी याद है, 2014 में भी वो मुलाकात करने गए थे, बीच में भी कई बार मुलाकात करने गए, और जब भी उनकी बात होती है तो वो उनका लहजा बड़ा बदल जाता है बात करने का या मनमोहन सिंह जी का जिक्र करने का। तो उस लिहाज से इन रिश्तों को कैसे देखते रहे हैं आप लोग? देखिए, मनमोहन सिंह जी को मैंने कहा कि वो अजात शत्रु थे। अजात शत्रु वो होता है जिसका कोई शत्रु नहीं होता, कोई विरोधी नहीं होता, और इसीलिए मनमोहन सिंह जी पे हमले कम नहीं हुए, बहुत हमले हुए उन पर। विपक्ष ने बहुत हमले किए, विपक्षी नेताओं ने हमले किए, पार्टी के भीतर भी उन पर तमाम तरह के निशाने साधे गए, तमाम सामाजिक संस्था, अन्ना आंदोलन पूरा जो हुआ वो मनमोहन सिंह की सरकार के खिलाफ हुआ, रामदेव जी का आंदोलन पूरा मनमोहन सिंह की सरकार के खिलाफ था। बहुत सारे भाषण और बहुत सारी बातें कही गई उनको लेकर के, सदन में भी कही गई, बाहर भी कही गई। अब मैं उनको दोहराना नहीं चाहता और किसने किसने कही, लेकिन मनमोहन सिंह ने कभी उस शैली में उनका जवाब ही नहीं दिया। वो चुपचाप अपने काम पर ध्यान देते थे और अपने काम से जवाब देते थे। कभी उन्होंने किसी भी नेता का, किसी भी आलोचना का, किसी भी निंदा का, किसी भी भर्त्सना का उसी शैली में, उसी भाषा में जवाब नहीं दिया। यही वजह है कि उनके सामने आखिर फिर कौन उनसे उनके बारे में क्या गलत बात करेगा, ये उनकी शैली थी। और यही वजह थी कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी तो खैर मुख्यमंत्री रहे, गुजरात के तो मनमोहन सिंह प्रधानमंत्री थे, और महंगाई को लेकर के एक मुख्यमंत्रियों की कमेटी बनाई थी मनमोहन सिंह जी ने, उसका अध्यक्ष किसको बनाया था? मोदी जी को बनाया था उसका अध्यक्ष, और कहा था कि आप रिपोर्ट तैयार करके आप दीजिए, हम कैसे महंगाई को दूर करें। मनमोहन सिंह के जमाने की सबसे खास बात यह है कि कभी किसी राज्य सरकार में, चाहे वो किसी दल की हो, चाहे वो कांग्रेस की हो या बीजेपी की हो या किसी और दल की हो, उसने ये शिकायत नहीं की कि उनको फंड नहीं रिलीज हो रहे हैं, उनकी योजनाओं की मंजूरी नहीं मिल रही है, या उनके जो है राज्यपाल उनके राज्यों में हस्तक्षेप कर रहे हैं। कभी नहीं इस तरह की। और कुल मिला करके सब के साथ उनकी अच्छी सिनर्जी थी। चीफ मिनिस्टर्स की कॉन्फ्रेंस होती थी, योजना आयोग की बैठक होती थी, मुख्यमंत्री आते थे, उनसे मिलते थे, अपने सुझाव देते थे, उनको स्वीकारते थे। और आप देखिए, गुजरात जैसे राज्य को जहां लगातार कांग्रेस और बीजेपी के बीच मुठभेड़ होती थी, लेकिन कौशल विकास में लगातार 3 या 4 बार गुजरात को प्रथम स्थान मिला केंद्र सरकार की तरफ से। कृषि के मामले में लगातार मध्य प्रदेश को सम्मान दिया गया, मिला। तो जबकि वहां बीजेपी की सरकार थी दोनों जगह। तो मनमोहन सिंह का की पूरी नीति जो थी, वो राजनेता ऐसे थे, और लोग कहते हैं ना कि राजनीति नहीं करते थे, वो राज करते थे, नीति के साथ करते थे। उनका राज जो है नीति के साथ होता था, और इसीलिए मैं उनको कहता हूँ नॉन पॉलिटिकल पॉलिटिशियन थे। यानी नकारात्मक राजनीति किसी के साथ नहीं करते थे, लेकिन राजनीति को समझते थे, राजनीति को देखते थे, जानते थे, और अपने फैसले भी उसी हिसाब से करते थे। उन्होंने इतना
गठबंधन, बेमेल गठबंधन चलाया। देखिए, दो गठबंधन इस देश में याद किए जाते हैं, एक जी। अटल जी के नेतृत्व में एनडीए का और दूसरा मनमोहन सिंह की अगुवाई में यूपीए का। अटल जी के गठबंधन में भी तमाम सारे दल थे, लेकिन सबसे बड़ी बात यह थी कि राजनीतिक कद के रूप में अटल जी के मुकाबले का कोई नेता उस गठबंधन में नहीं था। अटल जी एक टावरिंग पर्सनालिटी थे, इसलिए अटल जी का एक मनोवैज्ञानिक और अटल जी का एक नैतिक दबदबा भी उस गठबंधन के नेताओं पर। मनमोहन सिंह जब प्रधानमंत्री बने तब उनका कद वित्त मंत्री के बाद एक अर्थशास्त्री का था, लेकिन एक राजनीतिक रूप से उतने बड़े कद के नहीं थे जितने उनके कैबिनेट में लोग थे। उनके कैबिनेट में प्रणब मुखर्जी खुद थे जो उनके बॉस रहे। आप देखिए, उनके कैबिनेट में अर्जुन सिंह थे, उनकी कैबिनेट में चिदम्बरम थे, उनकी कैबिनेट में शरद पवार थे, उनकी कैबिनेट में लालू प्रसाद यादव थे। आप सोचिए कि रामविलास पासवान, ये सब जमीनी नेता थे उनकी कैबिनेट में। ममता बनर्जी की पार्टी थी, डीएमके के लोग थे। मतलब इतना गठबंधन, और उस गठबंधन को 10 साल चलाया उन्होंने पूरे उसके साथ। आप सोचिए कि आखिर उनके ही कार्यकाल में एक रेल मंत्री दिनेश त्रिवेदी बजट पेश करते हैं और दूसरा रेल मंत्री मुकुल राय उसको पास कराता है। यानी ममता जी ने अपने मंत्री को मजबूर किया कि इस्तीफा इनसे लिया जाए दिनेश त्रिवेदी से, और उन्होंने करना पड़ा उनको। तो आप देखिए उनके सामने गठबंधन की कितनी बड़ी चुनौतियां थी, लेकिन वो गठबंधन को खींचते चले गए। तो इसलिए और उस गठबंधन को चलाया तो निश्चित रूप से सोनिया जी का भी रोल था, लेकिन वो प्रधानमंत्री वो भी थे। तो अगर ये कहा जाए तो राजनीति नहीं आती थी, तो राजनीति आती थी, लेकिन वो नकारात्मक राजनीति नहीं करते थे, अपने साथियों के साथ राजनीति नहीं। हाँ, नहीं, ये जो बात आप कह रहे हैं, देखिए, इसीलिए बस एक छोटा सा रिएक्शन इस पर मैं आपको चाहूंगा। शिवराज सिंह चौहान जब इस पर अपनी बात कह रहे थे तो उन्होंने कहा कि जब एक बार मैं वॉशिंगटन यात्रा पे था, वहां मनमोहन सिंह जी के लिए पत्रकारों ने कहा कि अंडर अचीवर है, तो इस पर उन्होंने उनसे बहस की कि भाई हमारे प्रधानमंत्री अंडर अचीवर नहीं हो सकते। ये याद करते हुए उन्होंने बताया भी, अपने सोशल मीडिया पर भी लिखा, और अनशन कर रहे थे तो एक फोन कॉल पर मनमोहन सिंह के वो अनशन भी उनका टूट गया। ये सारी याद वो अगर साझा कर रहे हैं। शिवराज सिंह चौहान जो लंबे वक्त तक मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री रहे हो, आप जिक्र कर रहे थे कि उनके कार्यकाल में भी सरकार किसी की भी रही हो, दिक्कत कहीं किसी को नहीं आई। हाँ, यही मैं कह रहा था कि वो मतलब बल्कि मुख्यमंत्री, अगर कहीं आपदा आई, कहीं तूफान आया, कहीं बाढ़ आई, कहीं किसी तरह का मान लीजिए सूखे की स्थिति पड़ी, तो प्रधानमंत्री राहत कोष से या केंद्र सरकार से पर्याप्त सहायता दी जाती है। और उनकी सरकार की तमाम सारी चीजें तो लगातार हम लोग डिस्कस कर ही चुके हैं कि आरटीआई या फूड सिक्योरिटी, आज जो 80 करोड़ लोगों को खाना मिल रहा है, भोजन दिया जा रहा है कोविड के समय से, तो वो तो उन्हीं की सरकार का कानून है, फूड सिक्योरिटी बिल, उस पर दिया जा रहा है, जिसको जिसको ड्राफ्ट किया था तत्कालीन खाद्य सचिव थे टी नंद कुमार साहब ने उस समय, तो उनका है। आरटीआई उन्हीं के सरकार का है, राइट टू एजुकेशन उन्हीं की सरकार का है, आधार जो आज सबकी जरूरत बन गया है, जिसके बिना काम ही नहीं होता, जिसका विरोध भी उस समय लोग करते थे, उन्हीं के कार्यकाल का है। तो और न्यूक्लियर डील की बात हम लोग कर ही चुके हैं, जिसमें भारत को न्यूक्लियर स्टेट के रूप में मान्यता मिली न्यूक्लियर डील के जरिए, और बाकी सारी जो सहूलतें मिली। वरना उसके पहले तो भले हमने 2 विस्फोट किए थे, 1974 में पोखरण 1 हुआ और 1998 में पोखरण 2 हुआ, अटल जी ने किया, लेकिन उसके बावजूद हमको न्यूक्लियर कंट्री बड़े देश मानने को तैयार नहीं थे। वो तमाम दुनिया भर की सैंक्शन लगा रखी थी। तो न्यूक्लियर 1, 2, 3 न्यूक्लियर डील, सिविल न्यूक्लियर डील के बाद ही भारत न्यूक्लियर क्लब का मेंबर बना, और आज हम न्यूक्लियर स्टेट है। उसके पहले तो जैसे बिना लाइसेंस के आप हथियार लिए घूमते रहे बंदूक, वो इसी स्थिति थी। तो लाइसेंस हम न्यूक्लियर पावर है कि तब मिला, और उसके बाद एनर्जी सेक्टर में न्यूक्लियर की तमाम संभावनाएं बढ़ी। लेकिन जो एक काम पूरा नहीं कर पाए थे, उनकी बड़ी इच्छा थी कि भारत को नेशनल न्यूक्लियर सप्लाई ग्रुप का मेंबर बनवाना, ताकि यूरेनियम की सप्लाई में दिक्कत ना आए, और उसके लिए उन्होंने बड़ा प्रयास किया। लेकिन चीन ने चूंकि उसमें वीटो लगाया और बहुत सारी दिक्कतें, तो उनके कार्यकाल में नहीं हो पाया, वो सरकार भी चली गई। अगर कहीं संयोग से उनको तीसरा कार्यकाल मिलता तो निश्चित रूप से वो इस काम को करके जाते। जो उनकी गुडविल थी अंतरराष्ट्रीय स्तर पे, जो उनको लेकर के जो अंतरराष्ट्रीय ग्लोबल वैश्विक नेताओं की जो सोच रही है, उनमें उस हिसाब से करते। मैं एक चलते चलते एक बात और बताऊंगा, साझा करूंगा कि अभी 4-5 महीने पहले मेरी एक बहुत बड़े सामाजिक कार्यकर्ता जो अंतरराष्ट्रीय स्तर के, उनसे बात हो रही थी, जो कई अंतरराष्ट्रीय पुरस्कारों सम्मानों सम्मानित भी है, पूरी दुनिया में घूमते रहते हैं, काफी नोन फिगर है। उनसे मैंने पूछा कि भाई आपका क्या है अनुभव, ऐसे सामान्य बातचीत हो रही थी, कोई मतलब कोई एजेंडे पे नहीं था कि मैं किसी बात करते करते उन्होंने कहा कि मैं दुनिया भर के वैश्विक नेताओं से मिलता हूँ, राष्ट्राध्यक्षों से या पूर्व राष्ट्राध्यक्षों से, तो वो एक ही सवाल पूछते हैं कि हाउ इज डॉक्टर मनमोहन सिंह, हाउ इज हिज हेल्थ, कैसे हैं वो।
थे। तो बोले इतना ज्यादा लोग उनसे कंसर्न महसूस करते हाँ। थे। मतलब उन्होंने बताया कि एक राष्ट्राध्यक्ष जो कि जेल में बंद थे, उनकी विरोधी सरकार थी उस समय उस देश में, उनको जेल भेज दिया गया, तो वहां वो मिलने गए उनसे, वहां उस जेल में मनमोहन सिंह के बारे में पूछ रहे हैं। तो ये तो आप देखिए कि इतना जाहिर सी बात सम्मान है मनमोहन सिंह का था, तो निश्चित रूप से वो काम कर लेते हैं। जी, बिल्कुल एक और प्रधानमंत्री के तौर पर और एक राजनेता के तौर पर जो जी सर। नहीं, मैं दो चीजें और मुझे याद आ गई तो बता दूं, क्योंकि तो हुँ, अमर उजाला.com तो हमारा अपना है ना, जी, यहाँ तो ज्यादा से ज्यादा मुझे जानकारी देनी चाहिए। देखिए, मनमोहन सिंह के कार्यकाल में इटली के जो सेलर्स थे, नाविक थे, उन्होंने भारत के मछुआरों की हत्या कर दी थी गोली मार जी। के, और वो भाग गए इटली। हुँ, बहुत काफी कोशिश की गई कि वो उनका प्रत्यर्पण हो जाए, लेकिन नहीं हुआ। मनमोहन सिंह ने फिर सीधे इटली के प्रधानमंत्री से बात की और कहा कि आप ये तय कर लीजिए कि आपको भारत के साथ रिश्ते रखने कि नहीं रखने। अगर नहीं रखने तो आप उनको रखिए, आपको तय करना है भारत के रिश्ते महत्वपूर्ण है या वो कुछ सेलर अपने महत्वपूर्ण। उनको आप हमें दीजिए, हम अपने कानून के हिसाब से उनका मुकदमा चलाएंगे। और इटली ने फिर उनको प्रत्यर्पित किया और वो आए और उनको यहाँ पर गिरफ्तार मुकदमा चलाया गया, बाद में मतलब छोड़ भी दिए गए। क्या कहानी, लंबी कहानी है। लेकिन ये ऐसा नहीं था कि वो जैसे लोग उनके बारे में लोग सोचते बड़े कमजोर, कतई कमजोर प्रधानमंत्री। जी। ये 2013 में आपका जो डेप्सांग का ये गोल्डी हाँ। वाला जो इलाका है ना, दौलत बेग गोल्डी जो है, बहुत दुगुनी। वहां पर चीनी सैनिकों ने आगे शिविर बना दिए थे और वो हट नहीं रहे थे। मनमोहन सिंह ने आर्मी से कहा कि आप पूरी तैयारी करिए और ये हमारी जमीन है, और उसके बाद उन्होंने चीन की सरकार से दो टूक बात की और वो 2013 में फिर उसके कुछ महीनों बाद उनको पीछे हटना पड़ा। तो इसलिए मैं कह रहा हूँ कि वो ऐसे कमजोर प्रधानमंत्री बिल्कुल नहीं थे, उनकी अपनी शैली थी, अपना तरीका था। तो ठीक है, उसको आज की दौर में लोग अब याद करेंगे उनके जाने के बाद। नहीं, ये बड़ी महत्वपूर्ण बात आप कह रहे हैं, अभी याद करेंगे और याद कर रहे हैं और इसीलिए मनमोहन सिंह जी की चर्चा भी हम लोग कर रहे हैं और हम लोग नहीं, पूरा देश और दुनिया भर के नेता लोग, तमाम लोग जो उनसे परिचित थे, जिस तरीके से आप भी जानकारी दे रहे हैं, सभी कर रहे हैं और जो उनका योगदान भारत के खास करके आर्थिक गति को और तेज करने में था। आज जहां पर अगर हम भारत की अर्थव्यवस्था की बात करते हैं तो एक बहुत बड़ी नींव मनमोहन सिंह जी ने रखी थी अपने कार्यकाल के दौरान 1992 में, जिसको लेकर आज भी बात होती है, आज भी उसकी चर्चा होती है। फिलहाल बहुत धन्यवाद विनोद सर आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए, अपनी तमाम यादें भी साझा करने के लिए और क्या कुछ किस तरीके से देखी जा रही है, इस पूरी स्थिति को देखा जा रहा है, वो भी हमारे दर्शकों को बताने के लिए। आप भी देश और दुनिया की हर बड़ी और जरूरी खबर के लिए अमरउजाला.com पर बने रहिए। धन्यवाद। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें। 8 मिलियन प्लस सब्सक्राइबर, आपके इस भरोसे के लिए बहुत धन्यवाद।